ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 179 ऐसा दिया है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ द मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी। ठीक है, अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4 आर मेड ऑफ द सेम मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी बाई 4। ठीक है, तो एक डिस्क है ऐसे और थोड़ी इसकी थिकनेस भी बोली है, तो इसे एक बहुत पतला सा सिलेंडर जैसा समझ सकता हूँ। तो ये हो गई भाई एक डिस्क, इसका नाम है ए और इसकी रेडियस कितनी है आर और इसकी थिकनेस है टी। ऐसे ही एक दूसरी डिस्क है और उसकी जो रेडियस है वो है 4 आर और उसकी थिकनेस ये कितनी है टी बाई 4। ये भी है एक डिस्क, उसका नाम है बी। तो क्या करना है फिर, equal torque act on the disk A and B. Initially both are at rest. At the later instant the angular speed of the point on the rim of A and another point on the rim of B is omega A omega B। तो कौन सी वाली ज़्यादा होगी ऐसा पूछा है। इक्वल टॉर्क लगा है दोनों के ऊपर, तो टॉर्क से आता होगा क्या अल्फा, अल्फा से आता होगा ओमेगा, ओमेगा पूछा है अपने को। तो टॉ इज इक्वल टू क्या आई अल्फा, ऐसे बोलूँगा। अब आई जब डिस्क का लिखता हूँ तो एम आर स्क्वायर बाई 2 टाइप का होता है और इनटू अल्फा इज इक्वल टू टाउ। जो अल्फा होता होगा उससे आता होगा डी ओमेगा बाई डी टी टाइप का कुछ आता होगा। सही है क्या? तो किसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम या ज़्यादा है ऐसा पूछा है मुझको। तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उससे अगर देख रहे हो तो। ठीक है जी, तो जिसका अल्फा ज़्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो पहले तो मुझको एम चाहिए, यहाँ पे कितना है एम, देखो इसका कितना होगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी को कुछ मान लूँ रो है, तो इसका मास कितना हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी और वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टी ऐसा। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। रो पाई आर की पावर 4 इंटू टी अपॉन 2 और अल्फा इज टाउ। ठीक है, इसके लिए कितना लिखोगे वही टाउ, सेम टाउ है इसमें भी, तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। सही, इसका एम कितना लिखा जाएगा रो पाई 4 आर का स्क्वायर इंटू टी बाई 4। सही, इंटू अल्फा और अपॉन 2, इसको थोड़ा सा ठीक करो तो रो पाई आर स्क्वायर टी और साथ में क्या आ रहा है 4 अपॉन 2 और अल्फा। ठीक है, सेम टॉर्क है दोनों का। तो अगर ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क सेम है तो ये साइड बराबर हो गई, तो इसे अल्फा बी बोल दूँ, इसको अल्फा ऑफ ए बोल दूँ। सॉरी, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर किया कितना 16 और ये अपॉन में 4 था, टी बाई 4 थी इसकी थिकनेस। कौन सा, अच्छा ये वाला, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे साथ में मुझको 4r का स्क्वायर और अल्फा, हाँ सही बात है बी, ऐसा भी लिखना है। तो ये कितना हो गया r की पावर 4, ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 16 और अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 64, 16 इंटू 16 अपॉन 4 ऐसा। तो अब देख लो, तो ये कितना हो रहा है, दोनों की लेफ्ट साइड को बराबर रखूंगा तो क्या ये जो सारी चीज़ है ये तो कॉमन है दोनों में, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा बताइए 64 अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा ए। तो किस कौन ज़्यादा है, अल्फा ए ज़्यादा है अल्फा बी से, तो ओमेगा ए ज़्यादा होगा ओमेगा बी से, ऐसा। ठीक है भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आते हैं सवाल कि इसको मेल्ट करके कुछ बना दिया ऐसा ऐसा कुछ। तो और बताइए। हाँ वही तो लिया है, सही है सही है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ना मुझे। लेकिन अगर डेंसिटी अलग अलग रही होती दोनों की, कि एक ब्रास की है और एक स्टील की है, फिर रो अलग हो जाता। तो इसका वॉल्यूम इतना तो उसका मास उतना हो जाएगा, ऐसे करके यूनिटरी नहीं कर पाऊंगा ना फिर ऐसे। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी काम आएगा वहाँ पे। यहाँ पे तुम बच गए इसलिए क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो सेम था। ठीक है, और बताइए।
इसी पेज पे है दोस्त तुम्हारा 194 180 पे 32 32 करना है अपने को. ओके. द बीम एंड पैन्स ऑफ बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट weighs W1 when placed in one pan and W2 when placed in another pan. The weight W of the object is. ये कोई पैराग्राफ है क्या? नहीं. The beam and pan of a balance have negligible mass. An object weighs W1 when placed in one pan and W2 when placed in another pan. The weight W of the object is. क्या होना चाहिए तो भाई लोग ऐसे होती है बैलेंस तो कोई और यहाँ पे होता होगा उसका पेन ऐसा. तो ये जो सारा सिस्टम है ये इस पे टंगा होता है यहाँ पे. तो इसके अबाउट घूमने के लिए रेडी होता है फिर ये. ठीक है क्या. तो पहले वाले एक सेकंड कहाँ चला गया. द बीम एंड पैन ऑफ द बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास. ये तो ये जितना स्ट्रक्चर दिखा रखा है सारा बीम ये वाला बीम और पैन ये इनका कोई मास नहीं है ऐसा बोला है मुझको. तराजू है मतलब एक है ना ऐसा. तो ऑब्जेक्ट वेज W1 व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन. जब एक पैन में रखते हो तो W1 वेट होता है उसका. ठीक है. कैसे होता होगा कि मान लीजिए जब इस वाले पैन में रखा तो W1 वेट दिखाता है. इस वाले पैन में जब रखता हूँ तो W2 वेट दिखाता है. इसका मतलब ये जो चीज़ है ये सेंटर में नहीं है. बोलो समझ पा रहे हो क्या. पहले ऐसा कोई सवाल था एक वो टेंशन वाला था ना जिसमें दो वायर लगी थी. हाँ ये देखो जैसे कि 40 क्वेश्चन नंबर 40 एक साइड है 16 किलोग्राम तो दूसरी साइड कितना है M. वो M कितना होना चाहिए सच दैट कि ये रॉड को बैलेंस कर सके. तो क्या दोनों साइड का टॉर्क बराबर होना चाहिए. सही. तो इसकी कुछ लेंथ मान लो ऐसे कि इधर की जो लेंथ है वो L1 है ये वाली जो लेंथ है वो L2 है. तो अगर मैंने यहाँ पे पहले W1 रखा था तो यहाँ पे मैंने कुछ वेट रखे होंगे उनका जो मास है वो इसको बैलेंस करना चाहिए. तो टॉर्क बराबर होने चाहिए इन दैट केस दोनों के. तो अगर मैंने W1 रखा है यहाँ पे तो इसका टॉर्क कितना होगा इस वाले पॉइंट के अबाउट W1 L1 इज इक्वल टू यहाँ मैंने कितना मास रखा नहीं बाद में रखा है इधर पहले इधर रखा एक में तब W1 वेट है. जब दूसरे ऐसी तो है एन ऑब्जेक्ट वेज W1 व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन एंड W2 व्हेन प्लेस्ड इन अदर पैन. तो जब यहाँ पे रखा यहाँ पे कुछ मास रखा होगा मैंने इसके लिए यहाँ पे तो mg और क्या रहा होगा साथ में L2. सही. और जब मैंने इसको इधर कर दिया होगा तो इसका जो वेट आता है वो W2 आता है. ठीक है. तो फिर जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे W2 L2 क्योंकि इस बार इधर की तरफ W2 रखोगे है ना और L2 आएगी तब ये शुड बी इक्वल टू यही वाला वेट उधर रखोगे अब तो कितना आएगा L1 ऐसा. ठीक है. इन दोनों को कर देता हूँ डिवाइड. वेट चेंज हो गया क्योंकि ये सेंटर में नहीं थी. ये जो चीज़ है हैंडल जो था सेंटर में नहीं था ये. तो अब इसको उल्टा कर देता हूँ. मान लीजिए इस वाली इक्वेशन को उल्टा करके यहाँ रख देता हूँ तो कितनी हो जाएगी mg L2 इज इक्वल टू W1 L2 दोनों को डिवाइड कर दूँ जिससे L2 L1 ये कट जाए. क्या बचेगा W2 अपॉन mg इज इक्वल टू mg अपॉन W1. तो mg जो कि वेट है वो कितना हो जाएगा W1 W2 का अंडर रूट. चलेगा क्या. और बताइए 31 33 बॉडी इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a vertical axis fixed in an inertial frame. The net force on the particle of the body not on the axis is बॉडी रोटेटेड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो अल्फा कितना हो गया दोस्त 0. अल्फा 0 का मतलब टॉर्क 0. टॉर्क 0 कब होता है जब या तो फोर्स ना हो या फिर फोर्स की लाइन जो है वो एक्स ऑफ रोटेशन से पास कर रही हो.
ऐसा होता है. अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस फिक्स इन द इनर्शियल फ्रेम, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद द एक्सिस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग विद द एक्सिस नॉन ऑफ दिस. तो वर्टिकल नहीं होना चाहिए इसका. क्या दिया आंसर? हाँ, ये कैसे है सिचुएशन समझ रहे हो तुम? ये बॉडी ऐसे करके हो गया, मान लीजिए ऐसे एक्सिस हो गई और एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है कोई चीज, तो वर्टिकल एक्सिस ऐसे हो गई. इनर्शियल फ्रेम, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, यहाँ पे है मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर होगी, ऐसा पूछा है मुझको. तो पहली बात तो कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए. टॉर्क कब आता है? जब इसको मिलाने वाली लाइन के टेंजेंशियल कोई फोर्स होता है, उसकी वजह से टॉर्क आता है. इसका मतलब वो टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, अल्फा 0 है. तो और कौन सा फोर्स है जो हो सकता है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या रखी है, इसलिए अल्फा 0 होगा. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या रखी है, सवाल पढ़ ले पहली लाइन में. ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा. तो ऐसे कोई भी ऐसा टेंजेंशियल टॉर्क नहीं हो सकता, मतलब ऐसे करके ये लाइन और ऐसे करके फोर्स जो इसको ऐसे घुमा दे, ऐसा कोई फोर्स नहीं है. तो कौन सा फोर्स बचा बस? इसका मतलब बस ये सर्कल में घूम रही है, सिंपल बात. सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंटीमीटर. किधर लगेगा? ऐसा. तो हॉरिजॉन्टल हुआ है, तो हाँ सही बात है. तो हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग विद द एक्सिस, ऐसा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स की बात हो रही है बस. ठीक है दोस्त? कौन सा एमजी नहीं कह रखा तो कैसे बताऊं क्या लग रहा होगा. एमजी होता तो नीचे की तरफ बह जाता ना, फिर तो मैं नीचे की तरफ जाता. फिर तो ऐसा कुछ नहीं कह रखा, मैं तो कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है बस. और 204 बहुत दूर चले गए भाई, ये तो बहुत दूर. 204 पे 20 particle of mass m moving along the trajectory given by this, the torque acting on the particle about the origin at time t is. टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है मुझको? r क्रॉस f. ठीक है, मुझको x और y दे रखा है, r निकाल पाऊंगा इससे? xi प्लस वाई जे मिल जाएगा. f कैसे निकलेगा? ये जो x है, अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूं तो dx बाई dt वेलोसिटी आएगी, उसे एक बार डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन आएगा. करेक्ट. ax आ जाएगा, ऐसे ही ay आ जाएगा, फोर्स निकाल लूंगा axi प्लस ay जे इंटू मास, r क्रॉस f कर दो उसका. 186 पे 26 पे तुम गलत किया होगा कुछ. T1 रेशो T2 पूछा है ना, ये तो आसान सा लग रहा है. तो बिल्कुल ही बेचारा ऐसे हो गया और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया. यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 है. ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे mg एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, ये वाली लेंथ बता दो बस कितनी है. ये लेंथ कितनी है? क्या ये L/2 है और ये L/4 है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख दो, क्योंकि रेस्ट पे किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूँ. सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख दिया, तो करके बताओ. और बोलो भाई लोग. 18 चार फोर्स लग रहे हैं, एक सर्कल्स है कुछ उसके ऊपर, और मुझको पूछा है द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट वन फोर्स सिस्टम. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टॉर्क इन सब ने मिलकर जनरेट किया है उतना वो अकेला जनरेट कर दे. ठीक है क्या? तो देखिए, जो 400 न्यूटन है उसका टॉर्क किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ. 200 न्यूटन, और एक जो 200 न्यूटन है दूसरा वाला
बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर हो गया, तो 200 तो कैंसिल कर रहा है अपने टॉर्क को। और नीचे कौन है, 100 का टॉर्क किधर होगा, अंदर की तरफ, तो टोटल अंदर की तरफ टॉर्क कितना हुआ, 500 के बराबर हुआ। उस अपनी फिगर में देख लो, वो सारे उससे क्या हो रहा है, तो सारे सही है। तो एक मिनट, द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट वन फोर्स सिस्टम विल बी, वन फोर्स सिस्टम पूछा है मुझे इसका, है ना, मतलब टॉर्क में तो ठीक है बैलेंस हो जाएगा 500, तो ये सारे के सारे हैं उसमें। अब फोर्स भी चेक करो, तो फोर्स टोटल कितना है सिस्टम के ऊपर, 300 न्यूटन है क्या, है ना, तो फोर्स भी तो बैलेंस करोगे, 300 न्यूटन फोर्स होना चाहिए। और एक डायरेक्शन में 400 होना चाहिए, ऐसा। तो इसके कंपोनेंट करो, समझो क्या, तो 500 के कंपोनेंट करो, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा और एक साइड में आ रहा होगा, तो एक साइड 300 और एक साइड 400 का कंपोनेंट आना चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या, करूं, अरे हो गया तुमसे, हो गया, ठीक है, फिगर साफ बनाओ बस, सब चीज़ हो जाएगी। समझ में आया कैसे क्या है, ठीक। 17 का ये लगा लो तो भाई, N1 N2 है तो नॉर्मल फोर्सेस, तो कौन सा वाला नॉर्मल फोर्स बड़ा होगा, ऐसा पूछा है मुझे। ये क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि N1 बड़ा होगा N2 से, N1 बड़ा होगा N2, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है, इक्वल होंगे दोनों, क्या बात है, क्यों भाई, सेंटर ऑफ मास ठीक मिड में है, और अगर मैं वहां से टॉर्क लिखूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो N1 में भी L/4 लिखूंगा, N2 में भी L/4 लिखूंगा, तो N1 इज इक्वल टू N2। हाँ, तो फिसल जाओ, तेरी कुछ गारंटी है क्या फिसलने देगा तो इसे, एक मिनट बालक, तो फ्रिक्शन गिन रहा है इसमें, फ्रिक्शन देखे तूने कहा है, फ्रिक्शन रोकेंगे भाई फिसलने से, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रोकता। और फ्रिक्शन पास हो रहे होंगे कहाँ से, फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही होगी, सेंटर ऑफ मास से, इसलिए उसका टॉर्क 0 है। चमका, मैं बनाऊं, तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा। हाँ और बताइए, 180 पे 36, 180 पे 36, two men support a uniform horizontal rod, okay, at two ends. If one of them suddenly lets go, the force exerted by the rod on the other man will increase or decrease, क्या लगता है तुमको, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए एक सिचुएशन बनाते हैं, इसी सिचुएशन को बना लेते हैं, चलो मानिए ऐसे करके था, एक रस्सी बंधी हुई थी, एक रस्सी बंधी हुई थी, ऐसा था, M मास की ये रॉड थी, L इसकी लेंथ थी, इसमें टेंशन कुछ T2 थी, इसमें T1 थी, दोनों एंड्स पे बंधी हुई है रस्सी, बताइए T1 T2 सेम होंगे क्या, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं ये देखूं टॉर्क, तो T1 का टॉर्क भी कितना हुआ L/2, T2 का टॉर्क भी T2 L/2, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो T1 शुड बी इक्वल टू T2। तो पहले वाले केस में होगा T1 इज इक्वल टू T2। तो एक सामान था ऐसे करके, दो लोगों ने उठा रखा था, तो दोनों ने इसका मतलब आधा आधा उठा रखा था, ऐसा लग रहा है। एक अचानक से हट गया, तो हटा दो एक को अचानक से, रस्सी टूट गई अचानक से, तो फिर कौन उठा रहा है, बस T2। अब मोशन में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, मोशन में आ जाएगी। क्या ये ऐसे घूमना चाहेगी, तो क्या तुरंत इसके ऊपर एक अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो इसका मतलब टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखो, ठीक है, लिखवाइए। सबसे पहले लिखी जाती है ट्रांसलेशन की इक्वेशन, बट चलिए पहले आप रोटेशन की लिख दो। रोटेशन की इक्वेशन बताओ, किसका टॉर्क बचा, बस T2 का, और क्या ये भी अब बदल गया होगा, तो T2 अच्छा सॉरी, किसके अबाउट लिखूं, टॉर्क अबाउट कहाँ से लिखूं, T2 के, सॉरी इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखूं, सपोज B पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, क्योंकि वो रेस्ट पे ये पूरी रॉड ऐसे करके जाने की कोशिश करेगी,
कितना टॉर्क आएगा बताइए, mg/L/2 किसके बराबर होना चाहिए, 3 इंटू एल्फा। एल्फा कितना हो गया तो 3g/12। कल आया था ये, कल निकाला था, ठीक है। वो ऐसा नहीं, छोटा सवाल नहीं है वो, बहुत जगह काम आएगा, इसलिए रट कर रखो। ऐसा करके हो गया, सही है, ओके। ये इसका मतलब क्या है कि रॉड जो कि अब ऐसे है, यहाँ बंधी हुई है, ऐसे घूमना चाहती है, तो ये वाला पॉइंट किधर जाना चाहता होगा, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से, आर अल्फा से। आर कितना है, L/2, और अल्फा कितना है, कितना हो गया तो 3g/4। इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाना चाहता है। ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखवाओ तो बड़ा कौन होगा, तो mg बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा। mg माइनस T2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। वो कितना है, m3g/4, तो T2 कितना हो गया, mg माइनस 3g/4, तो ये हो गया mg/4। पहले कितना था, आधा आधा उठा रखा था, अब कितना हो गया, बड़ी कम हो गया है, सही। तो डिक्रीज होना चाहिए आंसर। समझ गए दोस्त, हाँ, लेकिन सामान रोटेट नहीं करवाना ना, ट्रांसलेट करवाना है, लेके जाना है ना कहीं, या ऐसे घुमाना है सामान को। है? एक बड़ा सा सोफा उठाना पड़ गया और तूने कहा कि मैं तो बस किनारे से उठा दूंगा, ऐसे लेके जाना है ना वो कहीं, या यहाँ ऐसे उंगली पे घुमाना है। और बताओ भाई, हाँ 38। एक यूनिफॉर्म रॉड hinge as on the figure, the release in horizontal position, the angular velocity of the rod passes to vertical position। आसान सवाल है, कल जो किया था सिर्फ सेम वही है, ठीक है बालक। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे है और तुम करोगे खुद। एक सिचुएशन देखिए कि कैसे एक ऐसे रॉड है ना, उसके शेप पे मत जाओ, वो कैसी बना रखी है कि गोल गोल सी बना रखी है इसने। यहाँ पे हिंज है, ये कितना है L/4, तो ये कितना बचा 3L/4। इसे यहाँ से छोड़ दिया, अभी नीचे की तरफ चलेगी। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा इसका, यहाँ रहा होगा L/2 पे, तो mg ऐसे लगेगा, तो mg का टॉर्क आएगा कुछ। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, जो फिक्स पॉइंट होता है उसके अबाउट लिखने की कोशिश करते हैं हम। तो टॉर्क अगर O के अबाउट लिखोगे तो I भी किसके अबाउट लिखोगे, O के अबाउट लिखोगे, तो O के अबाउट टॉर्क कितना लिखोगे, mg, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 इज इक्वल टू I0 और अल्फा। I0 निकालना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मुझे यहाँ से पता है कितना होता है, यहाँ से पता है कितना होता है, यहाँ से नहीं पता कितना होता है। कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I0 निकालोगे, ठीक है। ऐसा बना दो, क्या अल्फा आ जाएगा इससे, सही है। अल्फा से ओमेगा पे कैसे जाते हैं, फाइन, लेकिन इस वाले ओमेगा को डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें थीटा वीटा कुछ आना चाहिए वेरिएबल, तब तो कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर इससे बाहर ही निकल जाओ बिल्कुल, क्योंकि दो अप्रोच है ओमेगा निकालने की। एक तो है ये कि अल्फा निकालो पहले किसी जनरल पोजीशन पे और फिर उसे एक बार इंटीग्रेट कर दो तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। एक अप्रोच हो गई। उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अप्रोच, कि जब रॉड ऐसे हो जाएगी, ओ पॉइंट यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच चुका होगा, तब सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, यहाँ पे था। कितना नीचे गिर गया सेंटर ऑफ मास, L/4, तो उतना हुआ लॉस इन पोटेंशियल, mg L/4। और वो कहाँ चला गया होगा, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर में। और I किसके अबाउट लिखोगे, कौन, कहाँ, क्या, ऐसे करके रॉड थी, यहाँ से हिंज थी ऐसे, और छोड़ दी यहाँ से चलने को, तो क्या ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, बस पे एक वर्ड लिख दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE। और बताइए, कहाँ है भाई तेरे बहुत सारे डाउट।
सेंटा फ्रेश खा रहा बैठ के, चिल जिंदगी। दिमाग की बत्ती जल गई, अच्छा इसका मतलब उसे खाते ही, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बोलो। और कुछ? बस ठीक है, आगे बताओ। और ये किसकी बॉटल है? हाँ, नीचे रख दो। और बोलो। बस, कहाँ चले गए भाई सवाल? कहाँ है बहुत सारे? अच्छा, सब कर लिया तूने इसका मतलब? अभी देख लो, कुछ और है तो बताओ। ट्राई। कौन?